वेस्ट अफ्रीका को देखें और स्पेशली इको वेस्ट विच इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में 15 ममालिक हैं, जिसमें 8 फ्रैंकोफोन यानी फ्रेंच बोलते हैं, देन 5 और इंग्लिश, 2 पोर्चुगीज और 1 अरेबिक है। कुछ फॉल्ट लाइंस पे खेला जा रहा है ताकि डिस्टेबलाइज हो जाए। अरब अफ्रीकन वर्सेस ब्लैक अफ्रीकन करके डिवाइड किया जाए या क्रिश्चियन अफ्रीकन वर्सेस मुस्लिम अफ्रीकन करके डिवाइड। जो कू लीडर्स हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि वी आर फेड अप ऑफ कॉलोनियलिज्म, और इसमें बड़े अजीबोगरीब नारे भी लगे नाइजर में। वी प्रे कि चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं और ज़्यादा सिविल वॉर की तरफ न। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द व्यू में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, 27 जुलाई को एक इंटरेस्टिंग समिट हुआ, अफ्रीका समिट रशिया में, और उसी के एक दिन के बाद एक इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो 28 जुलाई को रिसेंटली जो कू हुआ जो कि सक्सेसफुल हुआ, ख़ासकर नाइजर में। इस क्यूरी के लिए मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन मौजूद हैं, जिनकी की इंसाइट है ख़ासकर इंटरनेशनल रिलेशंस पे और इन स्पेसिफिक इश्यूज़ पे भी। सर, वेलकम टू द शो। सर, पहले एक जो इस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि 27 को अफ्रीकन समिट होता है और 28 को ये कू हो जाता है। इस ख़ास इवेंट की क्या सिग्निफिकेंस थी और क्या इसको समिट के साथ जोड़ा जा सकता है? आई थिंक जो वेस्ट ने परसेप्शन बनाई वो तो वही है जो आप हिंट कर रहे हैं कि प्रॉब्ली इट हैड लिंक विद मॉस्को समिट जो थी बिटवीन प्रेसिडेंट पुतिन एंड अफ्रीकन हेड्स ऑफ स्टेट्स, बिकॉज उसके अंदर पुतिन बेसिकली वांटेड टू ओपन अप विद अफ्रीका। लेकिन मेरे ख्याल में जो अगर आप साहिल स्टेट को ओवरऑल देखें, इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिसेंशन भी रही है और मिलिट्री कूज की एक लिस्ट है। लाइक ये जो इकोवैस है इसके अंदर ये 4 मुल्क हैं ऑलरेडी मिलिट्री कू में आ चुके हैं, तो ये चीज़ें पनप तो रही थी और मे बी इट हैज़ कोइंसाइडेड विद दैट। इसको भी जिस तरीके से भी देखें कि क्या जो फ्रांस का असर रसूख है इकोवैस में वो कम हो रहा है, क्योंकि पहले माली में हुआ, फिर इसी तरीके से जो है आपका बुर्किना फासो में हुआ, देन यू हैड गिनिया एंड देन नाउ यू हैव नाइजर, और ये बड़े ममालिक हैं इकोवैस में। तो मे बी परसेप्शन ऐसी है, बट आई थिंक वी हैव टू वेट टू सी कि जी इसको डिटेल में एनालिसिस करके देखा जाए कि एक्चुअल चीज़ क्या है, बट थिंग्स आर नाउ कमिंग आउट। बाकी से सीरिया में हम लोग पहले काफ़ी दफ़ा सुनते थे कि इतनी ज़्यादा ताकतें वहाँ पे इन्वॉल्व थी। सऊदी अरेबिया का इशू था, ईरान का था, यूएसए और नेटो का अपना था, रूस की अपनी इन्वॉल्वमेंट थी। ये भी जो रीजन है साहिल का रीजन जो है, इसमें क्या यही सिचुएशन एक सेंस में नज़र नहीं आ रही कि ग्लोबल पावर्स जो है ओवरऑल अफ्रीका को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कम एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसकी तरफ शायद ज़्यादा जा रहे हैं? जी, साहिल रीजन को अगर आप देखें तो अगर ये पट्टी है जो ऑलमोस्ट सूडान के ईस्ट से शुरू होती है और ये चली जाती है वेस्ट अफ्रीका तक, इसके अंदर जो अगर आप डिवीजन देखें लाइन में तो इट्स अ डिवीजन ऑफ काइंड ऑफ अरब अफ्रीका इसके नॉर्थ में है, और साउथ में जो है आप कह लें कि उसमें ब्लैक अफ्रीका है या अफ्रीकन अफ्रीका है, और बाय एंड लार्ज मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसके अंदर कुछ क्रिश्चियंस भी हैं। सो एक तो ये फैक्टर है कि इसमें कुछ फॉल्ट लाइंस पे खेला जा रहा है ताकि डिस्टेबलाइज हो जाए, और इसके अंदर जो है इस इलाके को लेट्स से अरब अफ्रीकन वर्सेस ब्लैक अफ्रीकन करके डिवाइड किया जाए या क्रिश्चियन अफ्रीकन वर्सेस मुस्लिम अफ्रीकन करके डिवाइड। तो इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग मैप्स भी आए हुए हैं कि अफ्रीका को शायद 60 मुल्कों से भी दे विल टेक टू 120 कंट्रीज बेस्ड ऑन क्लैन एंड ट्राइब। तो इसके अंदर देयर इज़ एन एफर्ट, और आई थिंक इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन, बिकॉज उसमें जो है अगर ये डिवीजन हो जाती है और एथनिक या ट्राइबल बेस या लेट्स से फेथ बेस्ड वॉरफेयर होता है, तो ये सारे का सारा अफ्रीका किसी न किसी तरीके से इसके अंदर इंगल्फ हो जाएगा। सो इसकी इंस्टेबिलिटी की एफर्ट्स तो हो रही हैं, इसके अंदर फिर रिसोर्सेज भी हैं, मिनरल्स भी हैं, जिस पे आई थिंक डिटेल में बात हो सकती है। सो आई वुड से कि यस देयर इज़ अ डिलिबरेट एफर्ट टू डिवाइड अफ्रीका ऑन डिफरेंट फॉल्ट लाइंस। दूसरा ये तकरीबन 4 डिफरेंट मुल्क हैं जहाँ पे कू अटैम्प्ट्स भी हुए हैं, कू सक्सेसफुल भी हुए हैं इसी रीजन में, और जो आपका इकोवैस है इसकी फॉर्मेशन के बाद इनका मेन मकसद था इस तरह की चीज़ों को रोकना। आपके ख्याल में ये इस टाइम पे जो रजीम थी पिछली जिसको टेक ओवर किया गया है उसको ये उसके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट कर सकेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि चाहे वो माली हो, चाहे वो बर्किनो फासो हो, या इवन अभी नाइजर में ये सिचुएशन आ गई है कि जो फ्रांस के एसेट्स हैं उनको यहाँ से जो है निकाला जा रहा है जल्द अज जल्द जो है। तो इस चीज़ पे थोड़ा क्या सिग्निफिकेंस है कि आखिर एक ख़ास कंट्री को या वेस्ट को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये अगर आप जो है वेस्ट अफ्रीका को देखें और स्पेशली इको वेस्ट विच इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में 15 ममालिक हैं, जिसमें 8 फ्रैंकोफोन यानी फ्रेंच बोलते हैं, देन 5 और इंग्लिश, 2 पोर्चुगीज और 1 अरेबिक है।
तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर लैंग्वेज को भी देखा जाए तो एक्स कलोनियलिज्म को देखें तो उसमें फ्रांस का असर ज़्यादा है, और बाय एंड लार्ज फ्रांस लीड रोल लेता था जब भी सो कॉल्ड पीस कीपिंग एफर्ट होती है या कू होता है, इंस्टेबिलिटी होती है। लेकिन चूंकि दे आर ऑल्सो कमिटेड इन यूक्रेन, स्पेशली फ्रांस जो मिलिटरीली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो जो कैपेसिटी है चाहे फ्रांस हो चाहे यूरोप हो वो कम हो गई है। तो इसमें जो ये फैक्टर है जिसको रशियन फैक्टर भी कह रहे हैं, जिसके अंदर वागनर ग्रुप है और माली में ऑलरेडी दे आर ऑपरेटिव, और उसमें ऐसे अपरेंटली लग रहा है कि शायद देयर इज़ एन एफर्ट के फ्रेंच और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम किया जाए और शायद रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, लेकिन इसके ऊपर भी आई थिंक फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत है। तो एक ये फैक्टर बन सकता है बिकॉज नाउ वागनर ग्रुप इज़ बीइंग सीन एज अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर आप अफ्रीकन लेट्स से लीडर्स की जो समिट में इससे पहले वॉइसेस आई हैं, चाहे कीनियन प्रेसिडेंट हैं, रूटो हैं या साउथ अफ्रीकन हैं, इसी तरीके से आई थिंक जो कू लीडर्स हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि वी आर फेड अप ऑफ कॉलोनियलिज्म, और इसमें बड़े अजीबोगरीब नारे भी लगे नाइजर में। तो आई वुड से कि ये एक एलिमेंट है जिसको वॉच करने की ज़रूरत है। बट हाउएवर इन केस चाइना रशिया जो है स्टेबलाइज कर देते हैं रीजन को, बिकॉज उसमें एनॉर्मस पोटेंशियल है। लाइक नाइजर को अगर आप देखें तो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम, और उसके अंदर फिर 80% जो यूरेनियम है वो फ्रांस में जाता है प्रोसेस होके। अभी तो उन्होंने एक्सपोर्ट्स बंद भी कर दी। तो एक ये भी फैक्टर है बिकॉज डेफिनेटली एनर्जी के लिए भी चाहिए और आपको वेपन सिस्टम न्यूक्लियर वेपन्स के लिए चाहिए, और फ्रांस यूज लॉट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके पास। सो ये आई थिंक इसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी है, डिप्लोमेटिक भी है, नॉट बेसिकली बिकमिंग अ मिलिट्री फैक्टर। सो जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आई थिंक इसके अंदर जो है मज़ीद इस पर डिस्कशन की भी ज़रूरत है, बट वी प्रे कि चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएँ और ज़्यादा सिविल वॉर की तरफ न जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि फ्रांस की तरफ से भी जो मौजूदा कू के बेसिकली एहलकार हैं और जनरल्स हैं उनको धमकी भी दी गई है, उसके साथ साथ जो इकोवैस है उन्होंने भी दी। तो एक सेंस में वो डेवलप कर रहे थे कि हम मोस्ट प्रॉब्ली प्रेशराइज कर देंगे नाइजर को और इमरजेंसी जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बाद में एक बड़ी जॉइंट स्टेटमेंट आती है, बुर्किना फासो के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि आप इधर पंगा लें और हम फिर आपको बताएंगे आगे से हम क्या करते हैं। तो एक सेंस में इस रीजन में भी काफ़ी डिवीजन है, ख़ासकर अगर मगरब के एसेट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए। दूसरी ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आ रही है यूक्रेन में जिस तरह सिचुएशन बनी, उसके बाद हम ये आपका जो वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन है यहाँ पे है, साथ रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका के ऑपोजिशन में बैठते हैं जूलियस मालेमा जो है, उन्होंने ओपनली जो कहा है कि पुतिन इज़ अस एंड वी आर पुतिन, जो है उसकी उन्होंने स्पीच की। तो और सऊदीया ईरान का अप्रोच में जो है ये एक सेंस में वही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता शेप अप हो रही है और एकदम स्विफ्ट चेंजेस आई हैं। मतलब कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो ऐसी चेंजेस आई हैं कि जिसका हम अपनी लाइफ टाइम पे ये चीज़ें नहीं देख सकते थे। तो ये उस सेंस में डायरेक्शन आपको नज़र होती हुई नज़र नहीं आ रही कि 1930s के अंदर जिस तरह अलायंसेस बने थे, जिस तरह बेलिजरेंट्स थे, और उसके बाद अभी यहाँ पे भी इसी तरह सिचुएशन शेप अप हो रही है। आखिर एक चिंगारी की अभी सिर्फ रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये जो यूक्रेन में जंग चल रही है वो यहाँ पे भी फैल जाएगी और बाकी जगहों पे भी फैल जाएगी। आई थिंक इफ यू लुक एट यूक्रेन रशिया वॉर, इसने बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को चेंज किया है, बहुत सारे आई वुड से कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको रीशेप कर रहा है। लाइक डी डॉलराइजेशन है, देन अगर आप डिवीजन देखें बाय एंड लार्ज डिस्पाइट के रशिया को कहा गया कि ऑक्यूपाई किया, बट दे हैव देयर ओन सेंसिटिविटीज, नेटवर्क एक्सपैंड करी। तो यूक्रेन रशिया वॉर ने आई वुड से कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम किया है, और अफ्रीका में नाउ देयर आर लॉट ऑफ नॉइजेस, नॉर्थ में भी हैं, ईस्ट में भी हैं, साउथ में भी। लाइक जूलियस मालेमा का आपने जिक्र किया है, ही मे बी you know there are chances he becomes the next South African president, or South Africa is one of the largest economies in Africa. So ये एक फैक्टर है। रिजेम्बलेंस उसी तरह है क्योंकि जब आप एक ऑर्डर चेंज होता है और उसके अंदर एक नया ऑर्डर आता है, लेट्स से नई पावर्स एंटर होती हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर अपहीवल्स भी होंगी, उसके अंदर कूज भी होंगे, इंस्टेबिलिटी भी होगी। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर के चीज़ें कैसे। गुड थिंग इज़ कि अभी अफ्रीकन में एक उनके अगर आप लीडर्स के स्टेटमेंट देखें, एक तो उनके अंदर एक विल नज़र आती है, दे आर वेरी यंग लीडर जो है। नंबर 2, दे आर डिफाइंड अगेंस्ट कलोनियलिज्म, और जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन उनको एक्सप्लॉइट किया है रिसोर्सेज, उसका बड़ा ओपनली बोले। दिस वॉइस इज कमिंग फ्रॉम इवन गद्दाफी को प्रेज कर रहे हैं कि इट वाज अ वेलफेयर स्टेट और आपने डिस्ट्रॉय कर दी। तो आई थिंक वी हैव टू, सो आई वुड से कि अफ्रीका इज नाउ पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशनरी पीरियड, और उसके बाद जो है चीज़ें शायद सेटल होना शुरू होंगी। बट डेफिनेटली व्हेन यू आर ट्रांजिटिंग तो इसके अंदर इंस्टेबिलिटी का फैक्टर रहेगा, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट ग्लोबल पीस, जिसमें आप कह रहे हैं कि चिंगारी भी, लाइक सूडान में भी सिविल वॉर की सिचुएशन है,
और उसमें अच्छा खासा बड़ा मुल्क था, पहले साउथ सूडान टूटा है, फिर सूडान के अंदर सिविल वॉर होगी, तो खुदा ना खासा उस तरफ अगर चीज़ें जाती हैं तो इट कैन बिकम एन अफ्रीकन वॉर, कॉन्टिनेंटल वॉर हो सकती है, इट कैन टेक शेप ऑफ। लेकिन देखा जाए तो यूक्रेन का एक रिस्ट्रिक्टेड कॉन्फ्लिक्ट जो ईस्टर्न यूरोप में हुआ उसने पूरी दुनिया पे इफेक्ट किया है। सो उस लिहाज से जो अफ्रीकन सिचुएशन है स्पेशली इकोवैस में, इसको आई थिंक रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोवैस पे प्रेशर भी है, इज नाउ कॉल्ड दी कू बेल्ट। तो 4 का आपने जिक्र किया है कि वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई इधर तो हर दूसरे दिन कू हो रहा है तो आप क्या करें। सो देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, और वो भी देख रहे हैं कि ये इंस्टेबिलिटी आगे ना फैले। बट मे बी अल्टीमेटली चाइना रशिया अगर प्रिवेल करते हैं तो स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर ड्यू टाइम सर। मुझे और वीडियो साहब को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।